आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है माइक्रो का फोर्थ चैप्टर, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हमने उपयोगिता वाली विधि से पढ़ा था। इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं उसमें कवर करने वाले हैं तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र के कई सारे नाम होते हैं। हिंदी में उदासीनता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, अंधिमान वक्र भी कहते हैं। हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है, इन सभी का मतलब उदासीनता ही होता है। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, इनडिफरेंस कर्व, जिसे शॉर्ट में आईसी कहते हैं। अब ये जो चैप्टर है उपभोक्ता का संतुलन, लेकिन किसके थ्रू निकालना है? हमें तटस्थता वक्र के द्वारा निकालना है। इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स को पढ़ने वाले कि उदासीनता वक्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, बजट रेखा और बजट समूह क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन तटस्थता वक्र से कैसे निकालते हैं। ये चारों पॉइंट पढ़ते ही हमारा ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट में लिख चुका हूं, उदासीनता वक्र यानी कि तटस्थता वक्र, अंधिमान वक्र। इसको किसी भी नाम से पुकार लिया जाए, इन सभी का मतलब एक ही निकलता है। तो इसको समझने के लिए मैं सीधा आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं। मैंने मान लिया यहाँ एक ग्राफ है, यहाँ पे दो टाइप की वस्तु ले लेता हूँ। अच्छा, वस्तु में आपको समझाने के लिए एक महंगी वस्तु लेता हूँ और एक सस्ती। यहाँ हम फल का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने आम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अनार। अब ये दो टाइप की वस्तु है, या दो टाइप के फल है, एक है आम और एक है अनार। आम थोड़े सस्ते, अनार आम से ज्यादा महंगे। और हमने एक ये कॉम्बिनेशन मान लिया कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमारे पास इस पॉइंट पे आम है और इस पॉइंट पे अनार है। इसको नाम देना चाहो तो पी और इसको नाम देना चाहो तो क्यू दे सकते हो, जो मैंने दे दिया। ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास कुछ आम भी है और कुछ अनार भी है। अगर मान लो मैं एक आम सेक्रीफाइस करता हूँ या फिर एक अनार सेक्रीफाइस करता हूँ, मतलब मैं एक अनार किसी और को दे रहा हूँ। भाई अगर एक अनार में किसी और को दे रहा हूँ तो उसके बदले क्या एक ही आम लूंगा उसे? नहीं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अनार है महंगा, आम है सस्ता। तो इसीलिए अगर मान लो मैं एक आम को सेक्रीफाइस करता हूँ, देखो यहाँ मैंने एक आम को सेक्रीफाइस करा, ये दिख रहा है ना ये वाला। इसका मतलब यहाँ जो एक अनार सेक्रीफाइस कर दिया मैंने, एक अनार मेरे पास से जा रहा है इसलिए मैंने कम कर दिया। लेकिन जो आम है, आम ज्यादा आएंगे मेरे पास। आम मैंने मान लिया 4 आम आ गए, तो देखो 4 आम का मतलब इसकी जो वैल्यू इतनी बढ़ गई। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो अनार है वो इतना कम हुआ, लेकिन जो आम है वो इतना बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मिला दिया मैंने। अब इसी तरह इन पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो कुछ ऐसा कर्व निकल के आएगा। इसी कर्व को आईसी कर्व कहते हैं। अब ये आईसी कर्व क्या है अभी और बताता हूँ। और देखो, अगर मान लो मैं किसी को 4 आम और देता हूँ, 4 आम के बदले मेरे को एक अनार और मिल गया, तो ये भी तो अगला पॉइंट है। तो 4 आम देने के बदले क्या मिल गया मुझे? एक अनार मिल गया। इसको नाम देना चाहो दे सकते हो P2 और इसको नाम दे सकते हो Q2। तो नाम अलग अलग दे सकते हैं। तो मेन बात पे आते हैं, मान लो इन पॉइंट को ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया और सी को सी का नाम दे दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि उदासीनता वक्र क्या होता है। ये जो आपके सामने बना है यही है उदासीनता वक्र। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? उदासीनता वक्र उपभोक्ता के दो वस्तुओं के अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। किसके स्तर को? संतुष्टि के स्तर को। इसका मतलब कोई उपभोक्ता इस पे भी संतुष्ट है, इस पे भी संतुष्ट है और इस पे भी संतुष्ट है। तीनों पॉइंट पे संतुष्ट है या नहीं है? इसके बदले देखो और भी संतुष्ट हो सकते हैं। एक अनार और दे दो और उसके बदले 4 आम और मिल जाए, तब भी संतुष्ट है वो। तो ये जितने भी बिंदु दे रखे, ये जितने भी बिंदु, इन सभी बिंदुओं पर उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना तो उसे रोने वाली बात है, ना ही उसके लिए हंसने वाली बात है, बराबर एक जैसा है। उसके लिए कुछ वैल्यू जा रही है तो उतनी वैल्यू आ रही है, इसलिए इसे उदासीन बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा उदासीनता वक्र कहते हैं किसे। अब डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं की अलग अलग संतुष्टि को दर्शाता है, और इन सभी संतुष्टि के स्तर बराबर होते हैं। सभी पे वो सेम है, सभी पे सेम सेटिस्फाइड मिल रहा है उसे। मतलब जितनी खुशी उसे ए वाले पॉइंट में मिल रही है उतनी बी वाले पॉइंट में मिल रही है, और जितनी खुशी उसे बी वाले पॉइंट में मिल रही है उतनी खुशी उसे सी वाले पॉइंट में मिल रही है। तो वो हर पॉइंट पे संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है हर पॉइंट पे। तो इसी को उदासीनता वक्र कहा जाता है। इंग्लिश में है ये इनडिफरेंस कर्व। क्लियर हो गया। तो उदासीनता वक्र हमारा कवर हो गया। अब ये जो हेडिंग है इसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है उदासीनता वक्र की विशेषताएं। इसकी विशेषता एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में इनकी विशेषताओं को पूछा जाता है और किसी भी विशेषता को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है। तो आपको ये विशेषता को समझनी भी है और एग्जाम में आया तो एक्सप्लेन करके लिख के भी आनी है। अब जो बात करते हैं इसकी पहली विशेषता, पहली विशेषता लिखा है आईसी वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। देखो ऊपर से नीचे की ओर गिरने का क्या मतलब है? ये हमारे सामने एक ग्राफ है, इसको मैंने x बोल दिया और इसको बोल दिया y एक्सिस।
कोई भी वैल्यू ऐसे गिरती भी आ रही है तो उसको बोलेंगे ऊपर से नीचे की ओर गिरना। अगर कोई वैल्यू ऐसे बीच में से जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना। तो ये तो गिरते हुए होती है और ये वाली बढ़ते हुए होती है। इसको हम लोग ऋणात्मक भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ऋणात्मक। और इसको धनात्मक भी बोला जाता है। ये हमारे लिए धनात्मक है। ठीक है। अब ये ऋणात्मक कब होता है, धनात्मक कब होता है? ऋणात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ऋणात्मक का मतलब है इस पॉइंट में अगर एक की वैल्यू कम करते, एक की वैल्यू कम करे ना, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गया होगा? अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उल्टा रिलेशन है ना, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, या फिर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जब भी उल्टा रिलेशन होता है तो उसे ऋणात्मक या नेगेटिव कहते हैं। अब धनात्मक का मतलब क्या है? मान लिया जाए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ये और ये कर दिया। अब मान लो पहली वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखिए ये वाली वैल्यू पहले बढ़ाई, तो पहले बढ़ाने के साथ साथ दूसरी भी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं घटाता हूँ पहली वैल्यू तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? डाउन होगी। मतलब दोनों का फ्लो एक साथ ही होगा, या तो दोनों बढ़ेगी या दोनों घटेगी। तो ऐसी चीज को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब बात करते हैं आईसी ऊपर से नीचे की ओर गिरता होता है। अब इसका मतलब यही है, जो आईसी कर्व है वो दो वस्तुओं के संतुलन को दिखलाता है। ठीक है, दो वस्तु मतलब एक्स और वाई। तो अगर एक को सेक्रीफाइस करा जाता है तो दूसरे को क्या करा जाएगा? गेन करा जाएगा। एक को छोड़ा जाएगा तो दूसरे की क्वांटिटी हमें मिलेगी। तो इसीलिए जो आईसी कर्व है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। इसका मतलब है कि वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब समझ में आ गया? ऋणात्मक का मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या एक घटेगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। इसी चीज को नेगेटिव कहते हैं और ये हमेशा गिरता हुआ होगा। ठीक है, ये गिरता हुआ था और ये वाला उठता हुआ था। तो दोनों डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी ही जाती है। आई से मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। देखो इसका अगर डायग्राम बनाया जाए, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ की तरफ, यहाँ पे लिख दिया एक्स गुड्स और यहाँ पे लिख दिया वाई गुड्स। एक्स वस्तु और यहाँ पे लिख दिया वाई वस्तु। दो टाइप की हमारे पास वस्तु है। ठीक है भाई। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये कौन सा पॉइंट होता है? मूल बिंदु होता है। ये ग्राफ में एक्स होता है और ये ग्राफ में वाई होता है। आईसी वक्र मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है। देखो ये वाली जो शेप होती है, इस वाली शेप को उत्तल कहा जाता है। तो ये जो शेप है वो कौन सी है? उत्तल है। अच्छा ये वाली जो शेप है, ये वाली शेप जो इसको अवतल कहते हैं। ये उत्तल है और ये अवतल है। और ये वाली जो शेप होती है ये एक रेखा होती है, इसको रेखिक कहा जाता है। तो जो आईसी कर्व है मतलब उदासीनता वक्र है या तटस्थता वक्र है, वो हमेशा इस वाली शेप में पाया जाता है, ना इस वाली शेप में और ना इस वाली शेप में। अब ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, हमें वही रीजन जानना है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं। आईसी मूल बिंदु की ओर क्या होता है भाई? उत्तल होता है। ठीक है, उत्तल का मतलब ऐसा होता है आईसी वक्र। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये समझने के लिए हमें इसका एक रीजन जानना पड़ेगा, जिसे हम पढ़ते हैं MRS। भाई उत्तल होने का एक ही रीजन है। क्या रीजन है उत्तल होने का? MRS। MRS का मतलब होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? देखो मैंने शुरुआत में ही बताया था, चलो इसी डायग्राम में देखो, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे ये x और ये y है। जितना अगर मैं चेंज करता हूँ, एक अनार दे रहा था तो एक अनार के बदले एक आम नहीं ले रहा था, और कितने आम ले रहा था? 4 या 5 आम ले रहा था। ठीक है, तो दोनों का रेशो सेम नहीं है ना। अगर मेरे पास यहाँ देखो, यहाँ मैं इतनी सेक्रीफाइस करता हूँ इस वाले गुड्स की, तो इसकी मेरे पास इतनी सी आती है, यहाँ इतनी सी गई और ये वाली इतनी आई। गैप अलग अलग है या नहीं है? ये जो गैप है इसको डेल्टा एक्स कहा जाएगा। ये जो है हमारा डेल्टा एक्स, और ये वाला जो गैप है डेल्टा वाई है। क्या डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आपस में इक्वल है? नहीं, डेल्टा एक्स सिर्फ ये वाला पार्ट है और डेल्टा वाई ये वाला पार्ट है। तो ये वाला गैप चौड़ा है और ये वाला गैप पतला है। तो ये गैप से समझ में आ गया होगा कि ये जो इक्वल नहीं होता है, और इक्वल होगा भी नहीं। भाई अनार तो महंगे है ना हमारे, अगर एक अनार दूंगा तो उसके बदले 4 या 5 आम लूंगा। तो इसीलिए इसी देखो सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब यही होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को हम लोग पी एक्स और यहाँ पे पी वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मत लिखना, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई ज्यादा बेटर है। अब डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई का मतलब है जितना एक्स में चेंज हुआ है और जितना वाई में चेंज हुआ है, इन दोनों का रेशो या अनुपात, इन दोनों के अनुपात के कारण ही ये कौन सी शेप में आता है? उत्तल शेप में आता है। अब सीमांत प्रतिस्थापन दर समझ में आ गया। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या कहता है? ये वो अनुपात होता है जिसमें यह पता चलता है एक की मात्रा छोड़ने पे दूसरे की कितनी मात्रा मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल के लिए डेल्टा एक्स का मतलब है कितने आम छोड़े और डेल्टा वाई का मतलब है कितने अनार मिले, एक को छोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा। अब ये जो रेशो है इसी के रेशो की वजह से ये कैसी जाती है लाइन, ऐसे जाती है। अच्छा अगर मान लो ये रेशो 1:1 आए, 1:1 मतलब जितना डेल्टा एक्स में चेंज आया उतना डेल्टा वाई में, जब ये रेशो 1:1 आता है तो 1:1 का मतलब है कि आईसी कर्व ऐसे नहीं जाएगा, एक सीधी लाइन की तरह जाएगा, और हमें सीधी लाइन तो बनानी नहीं है, तो हम वापस इसी कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि जो आईसी वक्र था वो क्या होता है, उत्तल होता है। उत्तल होने का रीजन क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, और सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है कि अगर x वस्तु को छोड़ा जाता है तो y वस्तु को उससे ज्यादा प्राप्त करा जाता है। ये रेशो सेम नहीं होता, ठीक है ना, रेशो में गैप आता है, इसी वजह से ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और बता दो, जैसे सुनो ये और ये और ये और ये, अब ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, देखो जितना छोड़ा इतना मिला, इतना छोड़ा इतना मिला, इतना छोड़ा इतना मिला। अब यहाँ पे देखो बराबर है या नहीं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो एक लाइन सीधी बन के आती है अगर ये दोनों सेम होता है। लेकिन हम सेम कर ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे कि देखो ये और ये, मतलब ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा वाई। अब ये दोनों रेशो सेम नहीं है, तो अगर मैं ऐसा बनाऊं डायग्राम तो ऐसे ही तो निकलेगा आईसी कर्व की तरह। तो यहाँ जो डायग्राम था इसी डायग्राम की वजह से ये कौन सी शेप में लेता है, उत्तल शेप में लेता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया, पहला पॉइंट भी कवर हो गया। पहला पॉइंट क्या था, ऊपर से नीचे की ओर गिरना, दूसरा पॉइंट क्या था, उत्तल होना, तो ये कौन सी शेप में होता है, उत्तल होता है। अब जो तीसरा पॉइंट है, ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को बताता है। इसका मतलब ये आईसी कर्व जितना ऊंचा होगा उतनी ही ज्यादा संतुष्टि बढ़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिख दिया मैंने एक्स वस्तु और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई वस्तु। अब ये हमारे पास पहला आईसी कर्व है, ये हमारे पास दूसरा आईसी कर्व है, IC1 IC2। अब चाहो तो यहाँ ये मिटा देता हूँ, इसको IC3 का नाम दे दिया हमने, IC3। तो यहाँ अलग अलग आईसी कर्व मैंने बना दिए। कितने आईसी कर्व बनाए, 3 बना दिए। अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ये तीनों पॉइंट अलग अलग संतुष्टि को शो कर रहा है भाई, अलग अलग संतुष्टि है या नहीं है। देखो एक्स की पहले इतनी है, फिर यहाँ पे इतनी है और ये वाली इतनी है। इसका मतलब आगे जितनी भी ऊंची आएगी या जितना भी आगे बढ़ाता जाऊंगा मैं, उसकी वैल्यू तो अलग अलग होगी। तो एक वैल्यू तो सेम है, दूसरी वैल्यू जो है अलग अलग है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि को दर्शाएगा। इसका मतलब अगला आईसी कर्व और ज्यादा संतुष्टि बढ़ा देगा, अगला आईसी कर्व और संतुष्टि बढ़ा देगा। तो ये तो समझ में आ गया। इसको इस तरह से डायग्राम अच्छा सा बना लेना, ये आईसी वक्र 1, ये वाला आईसी वक्र 2, ये वाला आईसी वक्र 3, ऐसे इस तरह से थोड़ा अच्छा सा बना लेना है, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे। अब ये डायग्राम तो हमें समझ में आ गया। ऊंचा उदासीनता वक्र क्या बताता है, ऊंची संतुष्टि, मतलब ये जितना ऊंचा होगा उतनी ऊंची संतुष्टि होगी। 1 और 3, ज्यादा संतुष्टि कौन बताएगा, 3 वाला, कम संतुष्टि कौन बताएगा, 1 वाला। क्लियर हो गया। जब हम कई सारे उदासीनता वक्रों को एक ही साथ एक ही जगह दर्शाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 आईसी कर्व को एक साथ दर्शाया, तो इस वाले मैप को, जो आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस वाले मैप को उदासीनता मानचित्र कहते हैं। उदासीनता मानचित्र। तो उदासीनता मानचित्र एक ऐसा मानचित्र होता है जहां पे एक ही ग्राफ पेपर पे कई सारे उदासीनता वक्रों को एक साथ दर्शाया जाता है। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला बताया आईसी कर्व क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ। दूसरा मैंने बताया आईसी वक्र कौन सा होता है, उत्तल होता है। उत्तल मतलब कौन सी वाली शेप, ऐसी वाली शेप में होता है, ठीक है। तीसरा बताया मैंने ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि को बतलाएगा, मतलब आईसी कर्व जितना ऊंचा बढ़ता जाएगा संतुष्टि उतनी ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। तो 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब चौथा और पांचवा पॉइंट करने से पहले ये रफ कर देता हूं। अब जो चौथा पॉइंट है, आईसी कभी एक दूसरे को नहीं काटता। भाई अगर आईसी वक्र बहुत सारे बनाऊं मैं, तो आईसी वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। उसका रीजन है, देखो अभी हमने थर्ड वाला पढ़ा था, ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि को बताता है। यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया, ये वाला IC1, ये वाला IC2, ये वाला IC3। तो यहाँ पे 3 2 1 3 अलग अलग डायग्राम है। हमें मालूम है जो सबसे ज्यादा ऊंचा है वो सबसे ज्यादा संतुष्टि को बताएगा, और जो सबसे नीचे वो सबसे कम संतुष्टि को बताएगा। लेकिन जो हमारा अगला पॉइंट है, आईसी वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो इसका देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, डायग्राम देखना, यहाँ लिख दिया ऐसे और यहाँ लिख दिया ऐसे। यहाँ हो गया एक्स वस्तु और यहाँ पे लिख दिया मैंने वाई वस्तु, दो वस्तु है, ठीक है भाई। अब ये मान लिया मैंने कि ये IC1 है और ये IC2 है,
दो डायग्राम मैंने बनाया आपके सामने, ठीक है ना, और ये IC1 है, IC2 है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, एक ही पॉइंट पे। अब एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है भाई। IC कर्व दो वस्तुओं में काम आता है, ये तो हमें अच्छे से मालूम था। अब यहाँ हमने पढ़ा IC कर्व जितना ऊंचा होगा संतुष्टि बढ़ेगी, या जितना नीचा होगा संतुष्टि घटेगी। हमने ये तो अभी तक पढ़ा ही नहीं कि दो IC वक्र एक दूसरे पे काटेंगे। अब देखो काट सकते ही नहीं भाई, क्या होता है, या तो हमारी संतुष्टि बढ़ेगी या संतुष्टि घटेगी, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि संतुष्टि एक ही जैसे रहे, दो IC कर्व पे। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों की संतुष्टि सेम है, चाहे मैं इस वाले IC कर्व में ले लूं चाहे इस वाले में। ऐसा नहीं है भाई, IC कर्व या तो संतुष्टि बढ़ाता है या संतुष्टि घटाता है, तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं हो सकते। तो इसीलिए कभी भी IC वक्र का ग्राफ इस तरह तो हो ही नहीं सकता आपस में इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, समझ में आ गया, IC वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते हुए नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, यह किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। भाई अक्ष मतलब एक्सिस। अब ग्राफ यहां भी बना दिया मैंने, एक्स वस्तु और यहां पे लिख दिया वाई वस्तु, और ग्राफ यहां भी बना दिया, यहां पे लिख दिया एक्स वस्तु और यहां पे लिख दिया वाई वस्तु। भाई IC वक्र यहां मैंने एक ऐसे बनाया और एक IC वक्र मैंने ऐसा बनाया। अब क्या ये पॉसिबल है, दोनों डायग्राम देखो, ये भी IC वक्र बना रहा हूं मैं, ये भी IC वक्र बना रहा हूं, यहां लिख देंगे IC, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन सुनो। ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का मतलब एक्स वस्तु, मतलब सिर्फ एक्स वस्तु को लिया जा रहा है, वाई का बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है, वाई का तो है ही नहीं ना। और उपभोक्ता कितने में खुश है, एक ही वस्तु के उपभोग में संतुष्ट है। यहाँ पे यहाँ पे वाई वस्तु, एक्स वस्तु उसके पास है ही नहीं। हमने शुरुआत में जब उदासीनता वक्र की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसकी डेफिनेशन में मैंने यही बताया था कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं की समान संतुष्टि को दर्शाता है, दो वस्तुओं की। अब भाई यहाँ तो एक ही वस्तु है ना, एक ही की संतुष्टि है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी उदासीनता वक्र ऐसा नहीं होगा कि एक वस्तु को सेटिस्फाइड कर रहा हो, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम भी गलत होगा और ये वाला डायग्राम भी गलत होगा। IC कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, IC कर्व ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो हमारी सारी विशेषताएं कंप्लीट हो गई है, जिनमें से दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। IC वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, मतलब नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब है अगर x वस्तु बढ़ेगी तो y कम होगी, y घटेगी तो x बढ़ेगी। दूसरा था IC वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, मतलब ये वाली शेप होती है, चांद वाली शेप समझ लो इसको। कौन सी शेप में होता है, नतोदर होता है। जिसका रीजन क्या था, जिसका रीजन था MRS। MRS का फॉर्मूला डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y। डेल्टा x का मतलब छोड़ी हुई वस्तु, डेल्टा y का मतलब प्राप्त करी हुई वस्तु, और दोनों सेम नहीं होगी, अगर कम छोड़ेंगे तो ज्यादा प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमारा ये कौन से शेप में होता है, उत्तल शेप में होता है। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी है उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि के स्तर को बताता है। भाई IC वक्र जितना ऊंचा होगा उतनी ज्यादा संतुष्टि को बताएगा। और कई सारे उदासीनता वक्र अगर एक ही ग्राफ में बना देता हूं तो उसे उदासीनता मैप कहते हैं, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। अगला जो है IC वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ये तो हमें पता चल गया। IC कर्व कभी भी एक दूसरे को ऐसे काटता हुआ नहीं जाएगा। एंड लास्ट, ये किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। IC कर्व ना तो ऐसे टच करते हुए निकलेगा और ना ही ऐसे टच करते हुए निकलेगा। अगली जो हेडिंग है हमारी वो ये है, बजट रेखा क्या है और बजट समूह क्या है। दोनों को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं हम कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ इनकम है और इनकम खर्च भी होगी। अब खर्च करने के लिए मैं कितने भी सामान खरीद सकता हूँ, लेकिन यहाँ हम सिर्फ दो ही सामान की बात कर रहे हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो मेरे पास मान लो मैं जितना भी कमा रहा हूँ और मैं दो ही टाइप के सामान खरीदूंगा, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा। ये जो लाइन है इसी लाइन को हम कहेंगे बजट लाइन, बजट रेखा। अब ध्यान रखना, ये ऊपर यहाँ भी टच करती है और यहाँ भी टच करती है, तो बजट लाइन दोनों तरफ टच करती है। अब ये बजट लाइन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो, बजट लाइन का मतलब एक ऐसी लाइन जो ये बताती है कि हम कहाँ तक वस्तुओं को खरीद सकते हैं, कहाँ तक हम उनको क्रय कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। जैसे ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। अब मैंने ये एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब एक्स कितनी है और वाई कितनी क्वांटिटी है। भाई एक्स की और वाई कितनी क्वांटिटी मेरे बजट से तो बाहर जा रहा है ना, बजट मेरे सिर्फ इस लाइन के अंदर अंदर है, तो मैं उसे नहीं खरीद सकता। तो ये मेरे बजट के बाहर की बात है। लेकिन अगर मान लो कोई ये वाला पॉइंट बोल रहा हो कि भाई ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब है कि एक्स वस्तु मुझे इतनी खरीदनी है, वाई कितनी खरीदनी है। हाँ भाई, मेरे बजट के अंदर है, मतलब जितना मैं कमा रहा हूँ उससे कम खर्च में हो जाएगा ये वाला। तो ये जो लाइन थी इसी को बजट लाइन बोलते हैं। हम कहाँ तक वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं, अपने बजट के लाइन तक। अब देखो ये जो बजट लाइन है, यहाँ पहले तो मैं रफ कर दूं,
हम यहाँ कहीं का भी पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके ऊपर भी अगर कोई पॉइंट आ जाए तो ये पॉइंट हम खरीद सकते हैं। इन पॉइंटों को हम लोग खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे बजट के अंदर आ रहा है। अब इसका अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं, भाई ये जो एक्स वस्तु है और ये जो है वाई वस्तु है, दो टाइप की वस्तु थी। इसकी प्राइस को P1 मान लिया, इसके प्राइस को P2 मान लिया, और यहाँ जो बजट है मतलब जो आय है, आय को मैंने वाई मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, P1X P2Y टोटल वाई। इसका मतलब जितनी भी इनकम मैं एक्स वस्तु में लगा रहा हूँ, वाई वस्तु में लगा रहा हूँ, इन दोनों को मिला के जो भी है वो क्या है, वाई। वाई मतलब मेरी इनकम है। दोनों पे जो खर्चा कर रहा हूँ वो खर्चा किसके बराबर है, मेरे टोटल इनकम के बराबर है। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में समझो। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब वाई की इतनी मात्रा खरीद रहा हूँ और एक्स की इतनी खरीद रहा हूँ भाई। एक्स की इतनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ और वाई की इतनी, और मेरा बजट खत्म हो जाता है। अगर 100 रुपए है मेरे पास तो 100 के 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल बजट लाइन पे आ रहा है। कोई भी बिंदु अगर बजट लाइन पे आएगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों का टोटल इसके बराबर आएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। जरूरी थोड़ी कि हम जितना कमा रहे हो सब पे सब खर्च कर दें। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि P1X प्लस P2Y लेस देन या इक्वल वाई हो। ठीक है भाई, लेस देन और इक्वल टू वाई। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन का मतलब है कि पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट आएगा भाई बजट लाइन के नीचे। तो ध्यान देना, अगर बीच में इक्वल है सिर्फ तो वो पॉइंट आएगा लाइन के ऊपर, और बीच में इक्वल ना हो, ऐसा साइन दे रखा हो, तो वो पॉइंट किसके ऊपर आएगा, बजट लाइन से नीचे आएगा। ठीक है, अब दोबारा बताता हूँ शॉर्ट तरीके से, ध्यान से सुनना। बजट रेखा, बजट रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो ये बताती है कि उपभोक्ता कहाँ तक दो वस्तुओं को खरीद सकता है। कहाँ तक मतलब मैक्सिमम, उससे ऊपर वो वस्तुओं को नहीं खरीद सकता। ये लाइन हमारी मैक्सिमम खर्चे की लाइन बता रही है, इससे ऊपर नहीं खर्च कर सकते। मतलब इन दोनों वस्तुओं का टोटल इसके बराबर होगा, Px1 फिर प्लस P2 y बराबर क्या होगा, y। इससे ज्यादा ये हो ही नहीं सकता, इन दोनों का अमाउंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। y का मतलब मेरी इनकम है। ठीक है, तो बजट रेखा क्या है, बजट रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो ये बताती है कि कोई उपभोक्ता दो वस्तुओं को कहां तक खरीद सकता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बजट समूह क्या है। भाई बजट रेखा हमें मालूम है ये लाइन है, इस लाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट है जो हम खरीद सकते हैं। ये सारे पॉइंट, भाई ये तो ग्रुप में हो गया ना पूरा पॉइंट। अब ये ग्रुप में हो गया तो इसे क्या कहेंगे, बजट समूह। इसका मतलब बजट रेखा के आने वाले जितने भी बिंदु है, बजट लाइन के अंदर आने वाले जितने भी बिंदु है जो हम खरीद सकते हैं दोनों वस्तुओं के, उसी को बजट समूह कहते हैं। अब बजट समूह में ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने डैश डैश डॉट डॉट करके दिखाया, ये सारे बजट समूह है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। बजट रेखा तो सिर्फ ये लाइन है, बजट समूह ये सारे डॉट डॉट पॉइंट बिंदु है। बजट रेखा ये लाइन पे जितने आने वाले बिंदु है, लेकिन बजट समूह इस पॉइंट पे नहीं आते, इससे नीचे आते हैं। और बजट समूह का मतलब है जो खर्चे वो मेरी इनकम से कम है, लेकिन बजट रेखा का मतलब है जो मेरे खर्चे वो इनकम के बराबर है। तो हम बढ़ चुके हैं इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट हेडिंग पे, जिसका नाम है उपभोक्ता का संतुलन। देखो, उपभोक्ता का संतुलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि उपभोक्ता का संतुलन वहां होता है जहां वो कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर ले, या फिर अपनी इनकम को इस तरह से खर्च करे कि वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाए। उसी को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया पीछे, लेकिन इसमें जो नया कवर करना है वो हमें ये पढ़ना है, उपभोक्ता का संतुलन किसके द्वारा, तटस्थता वक्र के द्वारा। तटस्थता वक्र का मतलब आईसी कर्व के द्वारा, आईसी के द्वारा। आईसी मतलब उदासीनता, कुछ भी कह लो, बहुत सारे नाम है। तो हमें यह समझना है कि उपभोक्ता का संतुलन उदासीनता वक्र द्वारा कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है। भाई जब भी किसी का संतुलन निकाला जाता है या बताया जाता है तो उसकी कुछ शर्तें या डिमांडें होती है। तो ऐसे ही अगर हमें उपभोक्ता का संतुलन उदासीनता वक्र से निकालना है तो उसकी भी कुछ शर्तें, और तीनों शर्तें मैंने यहाँ पे लिख दी है भाई। पहली शर्त नंबर 1, उदासीनता वक्र आईसी मतलब उदासीनता वक्र उत्तल होना चाहिए। दूसरा, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करते हुए होनी चाहिए। तीसरा, स्पर्श बिंदु पे एमआरएस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अनुपाती को। यहाँ 3 शर्तें लिख दी मैंने। अगर ये 3 शर्तें एक ही ग्राफ में फॉलो कर दी हमने तो वही ग्राफ जो शो करेगा हमें वो शो करेगा उपभोक्ता का संतुलन। अब इन तीनों को हम शो करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये वाली वैसे तो तीनों ही शो कर दिया मुझे, लेकिन अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखना ग्राफ। यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ पे ये लिख दिया, ये सबको मालूम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स वस्तु मान लिया और यहाँ पे मान लिया वाई वस्तु। भाई अब ये जो लाइन है, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने बजट लाइन। ये कौन सी लाइन है, बजट रेखा। तो यहाँ पे नाम दे दिया बजट रेखा। अब बजट रेखा ऐसी होती है, सभी को मालूम है भाई, बजट रेखा ऐसी तो होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन हाँ, एक हेडिंग बताना भूल गया, बजट रेखा में परिवर्तन।
भाई बजट रेखा में परिवर्तन जरा ध्यान से सुन लो, पहले बताना भूल गया, अब कवर कर लो इसको। मान लो ये बजट लाइन है, ये एक्स वस्तु और ये वाली वाई वस्तु है। अब मैं कह रहा हूँ मेरा बजट सिर्फ एक्स वस्तु का बढ़ा है, भाई एक्स वस्तु का, तो वाई का तो इतना ही रहेगा। अब देखो एक्स का पहले बजट इतना था यहाँ से लेके यहाँ तक, अब एक्स का बढ़ गया बजट तो यहाँ तक हो गया, पहले यहाँ तक था। तो अब जो नया वाला कर्व बनाऊंगा मैं, नया वाली जो बजट लाइन है वो ऐसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो ये किसमें बना, किसमें चेंज आया? सिर्फ एक्स में। इसी तरह किसमें चेंज आ सकता है? वाई में। अगर मैं ऐसे ऐसे बनाऊं, ये बजट लाइन है, इस बार जो चेंज आया वाई में आया, तो वाई का मतलब ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये वाली। अब अगर ऐसा होगा दोनों के बजट में चेंज आया हो, एक्स में भी वाई में भी, तब तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों का बजट बढ़ गया तो ये लाइन कहाँ बढ़ जाएगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, टोटल ऐसे। तो ये जो डायग्राम शो करता है वो ये शो करता है कि दोनों का बजट बढ़ा है। तो फिलहाल हमने ये पढ़ लिया कि बजट में परिवर्तन होता है और इस हिसाब से होता है। तो इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं, वापस अपनी हेडिंग पे आ जाते हैं। जो हमारी हेडिंग थी, क्या हेडिंग थी भाई? वो उदासीनता वक्र उत्तल होना चाहिए, दूसरा उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। दो ही शर्तें पढ़ी। पहले हमने बजट लाइन तो बना दी भाई, अब जो बजट लाइन बना दी है, आईसी वक्र क्या होना चाहिए? उत्तल। भाई आईसी वक्र उत्तल ही तो होता है, हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ा, कौन सी शेप होती है? उत्तल होती है उसकी। तो यहाँ मैंने आईसी कर्व और बजट लाइन को ऐसे बना दिया। अच्छा, मैं एक और आईसी कर्व बना देता हूँ, ये लो। फिर इसके बाद एक और आईसी कर्व बना देता हूँ। यहाँ मैंने 3 आईसी कर्व बना दिया, IC1, IC2 और IC3। भाई 3 पॉइंट निकल के आ गए, तीनों डायग्राम समझ में आ रहे होंगे। लेकिन दोबारा से शर्तें पढ़ते, उदासीनता वक्र उत्तल हो। भाई उदासीनता वक्र तीनों उत्तल है, तो ये पहली शर्त हो गई पूरी। दूसरी शर्त, उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। किसको टच करे भाई? स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना या छूना। तो आईसी वक्र देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी। टच कौन कर रहा है? टच का मतलब तो सिर्फ उसको टच करते हुए निकल रहा है, ये IC2। IC1 उसको काटते हुए निकल रहा है, और IC3 तो खैर उसको ना तो टच कर रहा, ना काट रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो इन तीनों में से जो मेरा पॉइंट होगा वो टच वाला पॉइंट होगा, तो टच वाले पॉइंट में मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा भाई, टच वाले पॉइंट का मतलब क्या? टच वाले पॉइंट का मतलब है ये तो एक्स वस्तु हो गया और ये वाला वाई, और ये जो पॉइंट इसको ए नाम दे देंगे, इसी को हम बोलेंगे उपभोक्ता का संतुलन। जो उपभोक्ता का संतुलन है वो कौन सा वाला पॉइंट है? ई वाला पॉइंट है। ई वाले पॉइंट को उपभोक्ता का संतुलन कहा जाएगा। और इस ई वाले पॉइंट का मतलब है कि डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई अनुपात है, मतलब एक्स का ये रेशो है और वाई का ये रेशो है। तो ये पॉइंट कौन सा निकल के आ गया? ई निकल के आ गया। अब IC1 पे भी ऐसा नहीं है और IC2 पे भी ऐसा, वो 3 पे भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ मैंने 3 IC कर्व बना दिए थे। आप ऐसा ना चाहते हुए भी ऐसा डायग्राम बना सकते हो। देखो ये ऐसा डायग्राम बना दो, ये हो गई लाइन, ये हो गई बजट लाइन, यहाँ पे हो गई एक्स वस्तु, यहाँ पे हो गई वाई वस्तु। यहाँ पे ये इसको टच करते हुए IC1 दिखला दिया और यहाँ पॉइंट को ऐसे बना दो। ये थोड़ा साफ सुथरा सा और अच्छा सा लगता है। यहाँ मैंने 3 नहीं बनाया, 3 की जरूरत ही क्या है? एक को दिखला दो ना टच करता हुआ, तो तुम ये डायग्राम भी बना सकते हो संतुलन में और ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। फिर डायग्राम बनाने के बाद आपको इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। एक्सप्लेन किस तरह से करोगे कि ये जो डायग्राम है इसमें तीनों शर्तें पूरी हो रही है, आईसी कर्व उत्तल भी है, आईसी वक्र बजट लाइन को टच भी करता है, और आईसी वक्र आईसी वक्र पे जो ई बिंदु है वहां पे क्या है? वो अनुपात में है। अनुपात का मतलब ये एक्स का अनुपात है और ये वाई का अनुपात है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था जो हमने पॉइंट्स पढ़े।